अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी केमिकल कैलकुलेशन, हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास टॉपिक चल रहा था केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, इसमें हमने एक तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर ली, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव फार्मूला मास क्या है, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो जो अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो उसके लिए एक दफा मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो किस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन और कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लेट्स से सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में आपने सल्फर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या किया था कि परसेंटेज, जिस एलिमेंट की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो उसके लिए आप सल्फर का एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और सल्फर का एटॉमिक मास देखेंगे। तो सल्फर का एटॉमिक मास ये सल्फर है और इसका। अच्छा जी, तो ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने सल्फर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सिंपल हमने परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड आउट करनी हो तो जो भी सल्फर का एटॉमिक मास है, ठीक है, आपने सल्फर का एटॉमिक मास लेना है। ठीक है जी, हमने सल्फर का एटॉमिक मास ले लिया जो कि पीरियोडिक टेबल से हमने देख लिया। पीरियोडिक टेबल से सल्फर का एटॉमिक मास 32 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जिस कंपाउंड की बात हो रही है उसमें आप देखेंगे सल्फर के कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पे सल्फर का सिर्फ एक ही एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय जो भी इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बनेगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। तो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 32 दैट वुड बी इक्वल टू 64। तो इसका मतलब ओवरऑल मास कितना आ गया, 64। तो 32 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ सल्फर हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। जिनको जो लास्ट टाइम नहीं थे या जिनको प्रॉब्लम थी उसके लिए सिंपल एक दफा मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। जी, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक बात? तो फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ जी। ठीक है जी, तो ये हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो अब आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली केमिकल कैलकुलेशंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक मिनट बेटा, ज़रा आप लोग होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, बेसिकली हम बात कर रहे हैं केमिकल कैलकुलेशंस की। ठीक है, और जब आप कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें अमाउंट जो है वो आपने देखना होता है। लेट सपोज आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज वी आर रिएक्टिंग कार्बन विद ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें आपको कार्बन का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास, लेट से, हम कहते हैं कि ये हमारे पास, दिस इज सम कार्बन दैट वी हैव। ठीक है, लेट सपोज दिस इज कार्बन, ये आपके पास कार्बन मौजूद है पाउडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास 12 ग्राम्स कार्बन है। ठीक है, मैंने इसका वेट किया है, तो ये कितना है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। सो वी हैव 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट।
ठीक है जी। तो आपने जो है वो आपके पास कुछ अमाउंट था कार्बन का, आपने उसका मास किया और वो मास कितना आ रहा है, 12 ग्राम्स आ रहा है। नाउ मतलब अब यहाँ तक तो सिंपल आपने इसका मास ले लिया, ठीक है। अब ये जो मास है, यानी अब अगर लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि जी हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करें। ठीक है जी। तो लेट सपोज अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है जी। मतलब लेट सपोज इफ वी हैव 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन जो है इसमें कितने एटम्स कार्बन के मौजूद हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है। तो अब इसके लिए मैं सिंपल एक नंबर दे रहा हूं आपको कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये बराबर है कितने एटम्स के, दैट इज इक्वल्स टू 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है जी, इतने एटम्स के बराबर है, इक्वल्स टू दैट एटम्स। अब ये मुझे कैसे पता लगा, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है जी। ये जस्ट सिंपल फाइंडिंग्स हैं, और मतलब आगे हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे, बट फिलहाल जस्ट मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है, ये मुझे मालूम है कि दिस इज इक्वल्स टू दैट मच एटम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स होंगे, यानी अगर लेट सपोज मेरे पास ये 12 ग्राम कार्बन है, तो इसमें इतने एटम्स जो है वो कार्बन के मौजूद हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, सो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो दैट इज इक्वल्स टू 6.02। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आप जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 6, तो दैट वुड बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ये आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। और इतने एटम्स यानी ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, दिस क्वांटिटी इज नोन एज 1 मोल, दिस इज नोन एज 1 मोल, ठीक है जी। मतलब एक मोल में, कार्बन के एक मोल में कितने एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन, इट कंटेन्स 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स, और इतने एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम्स, ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल कार्बन, यानी पहली चीज तो आपको अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मोल क्या है, व्हाट इज मोल, इट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आपने क्वांटिटी देखनी होती है, तो बेसिकली ये क्वांटिटी का यूनिट है, ठीक है जी। मोल क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, जस्ट लाइक डजन। जैसे आप कहते हैं कि जी 1 डजन, 1 डजन में कितने पेन आएंगे, लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि 1 डजन दैट इज इक्वल्स टू 12 पेन्स, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे कि जी 1 पेयर, पेयर भी क्वांटिटी का यूनिट है, इसमें कितने पेन आएंगे, 2 पेन्स, ठीक है। इसी तरीके से 1 मोल ये भी क्वांटिटी का यूनिट है। तो जिस तरह से 1 डजन में 12 पेन्स आ रहे हैं, 1 पेयर ऑफ पेन दैट मीन्स के 2 पेन, और या अगर आपसे कहेंगे, अगर कहा जाए कि जी 1 पेयर ऑफ शू, तो दैट मीन्स उसमें 2 शूज आ रहे हैं, लेफ्ट राइट बोथ। सो 1 मोल दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पेन। तो मोल जो है इट इज जस्ट लाइक डजन, फर्क सिर्फ क्या है कि ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, काफी बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू डजन। हाँ जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
जी बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब तक जो बात हुई है समझ में आई है सबको? ठीक है जी। तो ये हमने जस्ट सिंपल बात कर ली कि जी बेसिकली मोल क्या है, एक छोटा सा आइडिया आपको यहाँ पे दे दिया कि हमने एक सिंपल एग्जांपल ली कार्बन की। मैंने कहा कि मेरे पास 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है और इस 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू दैट मच एटम्स। ठीक है, अब ये जो नंबर है दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, और इस नंबर को हमने एक स्पेसिफिक नाम भी दिया है, आपने पढ़ा होगा पहले अपनी मतलब पहले जब केमिस्ट्री क्लासेस में आपने इसको पढ़ा होगा। सो दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रख लें कि 6.02 इंटू 10⁻²23, 6.02 into 10⁻23, that is known as Avogadro's नंबर। ठीक है जी, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस जो है ये बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर जो है वो दिया है थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि किस तरीके से आया ये नंबर। बस सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अब सिर्फ कार्बन की बात नहीं होगी, अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल एलिमेंट। क्योंकि देखें मैंने आपसे कहा कि मोल क्या है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हमने इसको डिस्कस किया कि व्हाट इज मोल, इट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जिस तरह से आप डजन यूज करते हैं आम रूटीन में, पेयर यूज करते हैं, ऐसी मोल भी क्वांटिटी का एक यूनिट है। बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये नंबर इतना लार्ज है कि आप इसको आम रूटीन में यूज नहीं कर सकते। मतलब कि 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पेन। तो ये नंबर इतना लार्ज हो गया, मतलब ये इतने सारे पेन हो गए कि हम अगर रियलिटी में देखें तो इतने पेन कलेक्ट करना जो है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये कितना बड़ा नंबर है आपके सामने कि 6 मिलियन 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 मिलियन। ठीक है, तो ये ट्रिलियंस के अंदर जो है वो आप पहुंच गए, तो ये काफी बड़ा नंबर है। तो बट बिकॉज इन केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, तो क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा कनेक्शन होता है केमिस्ट्री में, तो इसलिए हमें एक बड़ा यूनिट रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई वी यूज मोल। ठीक है, तो मोल क्या है, एक बड़ा यूनिट है क्वांटिटी का, जो कि हम केमिकल कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। तो अगर हम इसको अपनी आसानी के लिए, अपने समझने के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो मोल क्या है, मोल is a unit, is a very large unit of quantity. It is a very large unit of quantity to count atoms, molecules और ions। ठीक है, मोल क्या है, इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ क्वांटिटी विच वी यूज टू काउंट एटम्स, molecules or ions or subatomic particles in chemical calculations। ठीक है जी, तो ये सिंपल हमने थोड़ा सा मोल को डिफाइन कर दिया कि मोल है क्या। तो आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। बट स्टिल अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है जी, चले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखें, सिंपल हमने कहा कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब जिस तरह से 1 डजन, चाहे फिर वो चेयर हो या पेन हो, सबके लिए 12 होता है। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट ले लें आप, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ nitrogen. Similarly, 1 mole of iron that would be equal to 6.02 into 10⁻23 atoms of iron। तो आप कोई भी एलिमेंट लेते जाएं, 1 मोल ऑफ नियॉन दैट वुड बी इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ नियॉन।
ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट वुड बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है, लेकिन अब जैसे लेट सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अब जरा बात को समझिएगा। सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने स्टार्ट में कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, और आपसे कहा जाए कि जी आपने कुछ अमाउंट लेना है कार्बन का, और मैं आपसे कहूँ कि जी टेक 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, आपने 1 मोल कार्बन जो है वो रिएक्शन करना है। सो अब आपको मालूम है कि 1 मोल ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स होते हैं। बट क्या आप एटम्स काउंट कर सकते हैं? जी बेटा, क्या हम एटम्स काउंट, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपने 1 मोल कार्बन का जो है वो ऐड करना है, तो 1 मोल कार्बन आपको पता है कि जी 1 मोल कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 पावर 23, या अपनी आसानी के लिए हम कह देते हैं 6 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर लें। बट क्या आप इतने एटम्स काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते? हाँ जी, इज इट पॉसिबल टू काउंट एटम्स? एटम्स को काउंट करना पॉसिबल है? क्या हम एटम्स को काउंट कर सकते हैं कि ये इतने एटम्स हो गए, ये 100 एटम्स हो गए, ये 1000 हो गए, अब ये 10,000 हो गए? ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एटम्स को काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी ऐसे यूनिट में जिसको हम इजीली मेजर कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके थ्रू हम एटम्स काउंट कर सकें। पैसे काउंट करने वाली मशीन है, बट एटम्स या मॉलिक्यूल्स काउंट करने वाली कोई मशीन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ यूनिट व्हिच वी कैन मेजर, एंड दैट इज मास। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स का मास कितना होगा, और मैंने भी आपको बताया था कि 1 मोल कार्बन का मास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स। ठीक है, और ये 12 ग्राम्स मुझे कहाँ से पता लग रहा है? ये कार्बन का एटॉमिक मास है। यानी किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक मास है, वट एवर इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वुड बी इट्स वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है, वही उसके 1 मोल का मास होगा। तो लेट सपोज अगर मुझसे कहा जाए कि 1 मोल ऑफ कार्बन विच इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, तो इतने एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम्स। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें इतने एटम्स होंगे, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा? सिंपल, मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखूंगा, दैट इज 14। तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना है? 14 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ आयरन, आयरन के 1 मोल का मास कितना है? आयरन दैट इज इक्वल्स टू 56 ग्राम्स। ठीक है, तो आयरन के 1 मोल का, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है, बट इसका मास कितना है? 56 ग्राम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ नियॉन, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, बट इसका मास कितना है? नियॉन, 1 मोल ऑफ नियॉन दैट वेज 20 ग्राम्स। ठीक है जी, तो मास जो है वो आप इजिली देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। ठीक है जी, आपने सिंपल पीरियोडिक टेबल में देखा उस एलिमेंट का मास कितना है। ठीक है, जो भी उसका एटॉमिक मास है वही उसके 1 मोल का मास होगा, एंड दिस इज नोन एज मोलर मास। ये कहलाता है मोलर मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो अगर मुझे मोलर मास को डिफाइन करना पड़े, व्हाट इज मोलर मास? ठीक है जी, सो मोलर मास क्या है? इट इज द एटॉमिक मास, जो कि पीरियोडिक टेबल से देखा आपने, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है जी, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, जब आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड मोलर मास, या आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, जो कि एटॉमिक मास के ही बराबर होता है। जी बेटा, ठीक है, तो हमने ये देखा कि इन चारों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, बट इन सबके मासेस डिफरेंट है। मतलब 1 मोल में कार्बन के भी उतने ही एटम हैं जितने नाइट्रोजन के हैं, आयरन के भी उतने ही एटम हैं, नियॉन के भी उतने ही एटम हैं, बट मास सबका डिफरेंट है। 1 मोल का मास, जैसे जैसे लेट सपोज मैं कहूँ कि जी 1 डजन पेन है और 1 डजन चेयर है, तो क्वांटिटी तो सेम है, 12 पेन 12 चेयर, बट ऑब्वियसली चेयर का मास ज्यादा होगा। ठीक है, चेयर का मास ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा हैवी है। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि जी बताएं, इन चारों एटम्स में से कार्बन
नाइट्रोजन, आयरन और नियॉन, इन चारों में से किसका एटम सबसे ज्यादा हैवी है? जी, सर आयरन का। आयरन का एटम सबसे ज्यादा हैवी है, क्योंकि आयरन के एक मोल का मास सबसे ज्यादा है। और उसका रीजन है बिकॉज आयरन के एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा है, 56 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसलिए इसका एटम भी हैवी होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? मोलर मास क्या है, मोल क्या है, ये सबको समझ में आ गई ये बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन मोलर मास सर में, मोल में? मोल जी, की डेफिनेशन दिखा दें वापस, मैं नोट कर लूँ, मैंने आधी हाँ, ये नोट मैं करी। सारी ये फाइल में आपके साथ शेयर कर लूंगा बेटा एंड में ना, मैं दिखा ठीक भी है देता हूँ अभी। ओके। ठीक है, ये आप नोट भी कर लें और मैं ये फाइल शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। कहाँ गई? हाँ जी। सो मोल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ये मतलब मैंने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन दे दी, वरना आप आम कह सकते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो मोल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ क्वांटिटी टू काउंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है जी, तो चलें, ये हमने यहाँ तक मोलर मास तक की बात कर ली। अब जरा आ जाते हैं थोड़ा सा इसमें मुश्किल चीजों की तरफ। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे आप लोग। जी बेटा, ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आगे। ये तो सिंपल हमने मोल्स को, मोलर मास को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वन, अब ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। लेट सपोज हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? सर हाँ जी, एलिमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है, गैस है, बिल्कुल ठीक है, गैस है। बट क्या है ये? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मतलब आप इसको कंपाउंड कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड को, किसको? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड को। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंपाउंड है, और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की हुई है। एक मिनट, एक कॉल आ गई है बेटा। जी बेटा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कंपाउंड है, तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड? हाँ जी, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है जी, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो अगर आपके, जैसे हमने कहा कि 1 मोल ऑफ कार्बन इट कंटेन 6 × 10⁻23 एटम्स, ऐसे ही अगर मुझसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट वुड बी 6 इंटू, आप
पूरे नंबर की वैल्यू की जगह पे 6.02 की जगह पे 6 भी लिख सकते हैं, ओ लेवल्स में चल जाएगा। तो 6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, दिस टाइम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन्स 6 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, क्योंकि CO2 कंपाउंड है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट वुड बी मॉलिक्यूल। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन्स 6 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब इसी को अगर मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मॉलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा मॉलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, किससे मिलके बनते हैं? एटम्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, एटम्स बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, तो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन 6 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब अब लेट सपोज एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट in 1 mole of CO2। हाँ जी, अब देखिए कौन आंसर करता है इसका। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स कितने मौजूद हैं जी? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? into 10 power 23। वो तो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, वो तो आपने बता दिया कि 1 मोल में इतने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होगा, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। बट अब क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स बताएं, एटम्स कितने होंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आपको ये पता है कि जी 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन 6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, if we talk about 1 molecule of carbon dioxide, 1 molecule of CO2, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं जी? क्या आप ये बता सकते हैं? 1 molecule of CO2 is made up of how many atoms? 1 molecule of CO2 is made up of how many atoms? एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटम्स से मिलके बनता है? ये तो आसान सवाल है बेटा, 3। ठीक है जी, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम्स से मिलकर बनता है। 1 molecule of CO2 इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, जिसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। CO2 एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 molecule of CO2 इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, इफ 1 molecule of CO2 contain 3 atoms, then 6 into 10 power 23 molecules of CO2 में कितने एटम्स होंगे? क्या आप बता सकते हैं? आप अब तो ये सिंपल है मेरे ख्याल में, अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 6 इंटू 10 पावर 23 में कितने होंगे? 3 मॉलिक्यूल होंगे ना फिर, 2 ऑक्सीजन के, कार्बन। वो तो एक मॉलिक्यूल में है ना बेटा, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 6 इंटू 10 पावर 23 में कितने होंगे? मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास लेट सपोज, चले हम इसको ऐसे लेते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास 5 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, और इन 5 बॉक्स में एक रेड बॉल है और लेट सपोज 2 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, एक रेड बॉल है और 2 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा जी एक बॉक्स में, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस एक बॉक्स में एक रेड बॉल है और 2 येलो बॉल्स हैं, तो एक बॉक्स में 2 येलो बॉल्स हैं, तो 5 बॉक्सेस में कितनी येलो बॉल्स हो गई? मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 into 10 power 20 को 3 से। हाँ, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, जिस तरफ एक बॉक्स में अगर 5 बॉल्स हैं, सॉरी एक बॉक्स में अगर 2 येलो बॉल्स हैं, तो 5 बॉक्सेस में कितनी हो जाएंगी?
मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी आपके पास एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? सिंपल ये नंबर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23, सो दैट वुड बी इक्वल टू 18 इंटू 10 पावर 23। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बट ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। हाँ जी, बाकी सबको भी क्लियर है ये? जी सर, आ गई समझ में आप बात। ठीक है जी, सबको क्लियर है बेटा? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बिल्कुल चीजें आसान है, बस सिर्फ ये थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके बाद आगे कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जी, सबको क्लियर है ये? ठीक है, चलें इसी की एक एग्जांपल और लेते हैं। चलें, मुझे ये बताएं कि 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताएं कितना होगा? मास देखें कौन बताता है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी इक्वल टू 44 ग्राम्स, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स। अच्छा जी, चलें एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें इसी टाइप का। सपोज मैं कहता हूँ कि I have 1 mole of glucose, C6H12O6. So 1 mole of glucose, it contains how many molecules? 6 into 10 power 23 molecules of glucose. ठीक है जी, 1 मोल ग्लूकोज में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6 into 10 power 23। बट अब अगर सपोज आपसे क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से इफ दे आस्क के जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ carbon atoms, number of carbon atoms in 1 mole of glucose। जी, 1 मोल ग्लूकोज में जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 6 into 10 power 23, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें कार्बन एटम्स कितने? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। से मल्टीप्लाई 1 कर मोल ग्लूको जी बेटा 6 क्या है कह ना रहे हैं? सर? देंगे। हाँ 6 है या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बताएं? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, किस किस को ये बात समझ में आ रही है? किसको नहीं समझ में आ रही? जी सर बेटा एक समझ और आ रही है ये सवाल बात? करवा दें ऐसे ही। एक और नहीं, पहले ये तो कर लें। सर ये समझ नहीं आई। हाँ जी, ये समझ में नहीं आई ना, तो पहले इसको समझो फिर आगे चलेंगे। और किसको नहीं समझ में आई? बाकी सबको क्लियर है बेटा? देखें इसको समझें। हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में इतने एटम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट दी, मैंने आपसे पहले कहा था क्वेश्चन को समझना है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन एटम्स, तो ये सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। मतलब आपको सिंपल ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है? इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। अगर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, तो 6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम्स होंगे? सिंपल आपने रेशियोज बनानी है। ये पूरा चैप्टर जो है वो रेशियोज के ऊपर है। आपने कहा जी एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, तो इतने एटम्स में कितने होंगे? तो सिंपल ये जो नंबर है जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी उजैफा, समझ में आ रही है बात? सर आ गई समझ। ठीक है ना, आपने एक रेशियो डिसाइड करनी है कि अगर आपसे एटम्स पूछे जा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो आप पहले ये देखें कि जी एक एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उस सब्सटेंस के, और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन और भी हम देखते रहेंगे। अब जरा एक दो सिंपल कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। इसको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते, आहिस्ता आहिस्ता इसको मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब जरा हम सिंपल सी कन्वर्जन की तरफ आते हैं। हमने सिंपल कन्वर्जन सीखनी है। सबसे पहले मोल्स इंटू मास और मास इंटू मोल्स। ठीक है, मोल्स को मास में कन्वर्ट करना हो या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये हम सिंपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि कैलकुलेट द
mass of 0.25 moles of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या चलिए थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। जी, सोडियम नाइट्रेट का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम Na नाइट्रेट? प्लस हो जाएगा और नाइट्रेट हो जाएगा Na3+। नहीं भाई, याद नहीं है तुम्हें? हाँ जी, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO सर NaNO3। NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है? Na+, क्योंकि ये ग्रुप 1 का है। ठीक है जी, Na+, और नाइट्रेट NO3 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1। ठीक है, Na पे प्लस चार्ज है, नाइट्रेट पे -1 है, तो क्रॉस मेथड होगा, क्रिस क्रॉस मेथड होगा, तो ये हो जाएगा NaNO3। दोनों के ऊपर 1 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaNO3। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट का मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है? मास। मास आपने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास। गिवन क्या है? मोल्स गिवन है। ठीक है, मोल्स गिवन है, मास फाइंड आउट करना है। तो मतलब मुझे 0.25 मोल्स में मास फाइंड आउट करना है। तो बट उससे पहले मैं सिंपल एक रेशो बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल का मास मुझे मालूम है। 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट का मास कितना होगा जी, कोई बताएगा? मास ऑफ 1 मोल, नहीं मास की बात हो रही है बेटा, मास की। 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट का मास कितना होगा? 85। हाँ जी, आप उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन है 16, और कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 23। क्या आंसर आ रहा है? 85। 85 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट इट वेज 85 ग्राम्स। ये आपने रेशो बना लिया। ठीक है, मतलब हमेशा आपने जो रेशो बनाना है वो 1 मोल के हिसाब से करना है। इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले मैं जरा इसको रेशो से सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि आपको ये रेशो मेथड क्लियर हो जाए। मतलब गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान आपने रेशो बनाना है। आपने देखा कि जी फाइंड क्या करना है, मुझे मास फाइंड आउट करना है। गिवन मोल्स हैं, 0.25 मोल्स कितने मास के बराबर है, तो वो नहीं मालूम आपको, लेकिन आपको ये मालूम है कि 1 मोल सोडियम नाइट्रेट का मास कितना है? 85 ग्राम। ठीक है, हमें ये मालूम है कि 1 मोल का मास किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो हमने NaNO3 का फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया, विच इज 85 ग्राम, और वो 1 मोल का मास हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट का मास कितना है? 85 ग्राम। जी, समझ आ रही है बेटा बात? इज इट क्लियर जी टू एवरीवन? ठीक है जी, तो जी हमें ये सर। पता लग गया कि 1 मोल का मास कितना है? 85 ग्राम। अब हम 0.25 मोल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशो बन चुकी है। तो 1 मोल वेज 85 ग्राम, तो 0.25 मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये सिंपल जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x वुड बी इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 85। तो क्या आंसर आ रहा है? 21.25। 21.25 ग्राम्स। तो आपने कहा जी 0.25 मोल्स जो हैं, 0.25 मोल्स दैट वेज 21.25 ग्राम्स। और ये आप कैसे पता कर सके? क्योंकि आपको 1 मोल का मास मालूम था कि 1 मोल का मास इतना है, वो आपने फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया। तो अगर 1 मोल का मास कितना है तो 0.25 कितना होगा? रेशियो मेथड करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? नो। नो सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? जी, चलें, अब इसका मैं फॉर्मूला भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, आपने मोल्स को मास में या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है मोल इज इक्वल्स टू
गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन क्या था, आपके पास मोल्स गिवन थे, तो आपने मोल्स पुट कर दिए 0.25, मास फाइंड आउट करना है, x अपॉन मोलर मास आपने कैलकुलेट किया था 85, तो 85 वही जाके मल्टीप्लाई हो गया 0.25 से जो हमने यहाँ किया था, उसको रेशो मेथड से सॉल्व किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सही है, बेहतर है, बट रेशो मेथड को समझना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद औक़ात क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एक फॉर्मूला लग नहीं रहा होता, तो इसलिए बेहतर ये है कि आपको थोड़ा सा रेशो मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी ये है कि हम दोनों के साथ साथ ही इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, इसको नोट कर लें। ठीक है, मोल्स गिवन हो तो आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास गिवन हो तो आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोल्स का और मास का रिलेशन आ गया जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ ले। सबको क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है जी, तो चलें बस इसको आज फिर हम यहाँ तक रखते हैं, और कल फिर इंशाल्लाह ताला अगर होपफुली मौसम सेट होगा तो हम सेंटर में ही क्लास करेंगे, नहीं तो कल भी जो है वो फिर ऑनलाइन ही क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।